हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा पार्ट 2 क्लास है जिसमें हम 25 टू 50 क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे फिजिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे टोटल 3 कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो कि पहला हमारा है MSc, MA एंड BEd। तो हमको सिर्फ हम MSc पढ़ाएंगे यहाँ पे, MSc फिजिक्स। तो जो MSc फिजिक्स की जो फी रखी गई यहाँ पे 4999, और जो कि अभी 50% का ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट सिर्फ स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जा करके प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करिए और आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस दिए गए पर्टिकुलर नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप या टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब 26, ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने प्रीवियसली कराया था। तो जो हमारा 26 क्वेश्चन है, ये पहला वाला तो क्या है, पढ़िए आप भी साथ में। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द थिन फिल्म ऑफ थिकनेस T, द कंडीशन फॉर द ऑब्जर्व ब्राइट। तो आपको ये कंडीशन फॉर ऑब्जर्व ब्राइट रिंग पे निकालना है। तो भाई ये सिंपल सा फॉर्मूला ही दे दिया है, ठीक है। जब भी ये कंडीशन होती है, कंडीशन, ये पेन तो बहुत मोटा चल रहा है, पेन पेन पेन, ठीक। तो कंडीशन थोड़ा सा मोटा ले लें। कंडीशन फॉर ऑब्जर्व ब्राइट, ठीक है, रिंग। तो क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला हमारा ये नंबर 1, 2T इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। और आपको एक चीज हम बता दें कि जो भी हम 25 क्वेश्चन अभी करेंगे, इसमें से आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट वाइज ही मिलेंगे। अभी आपको दिखाते हैं सारे हम। अब देख लीजिए, आपको सीधा फॉर्मूला एक था, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 27। तो क्या है, ए मास स्प्रिंग सिस्टम, एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, इज यूज्ड टू मॉडल टू वाइब्रेशन ऑफ ए बिल्डिंग ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। हाउ कैन बी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम बी ट्यून रिड्यूस्ड, मतलब हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक। द रिस्क ऑफ रेजोनेंस विद द अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसीज। तो मतलब हम किस तरह से उसको कम कर सकते हैं। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी हमारे क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी Fn इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई होता है, नहीं बच्चा, K बाई K क्या है हमारा, भी बताते हैं। जो हमारा K है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। जो हमारा M है वो मास है। तो यहां से आपको 2 रिलेशन मिल रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बीच में, Fn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये K। एक रिलेशन यहां से मिल रहा है नहीं, कि अगर हम K की वैल्यू को रिड्यूस कर दे, डिक्रीज कर दे, कम कर दे, तो क्या ये हमारा ये कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक कंडीशन और हमको मिल रही है 1/, कौन सा है, M, √m। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो यहां से आपको ये देखने को मिल रहा है, अगर हम इसको बढ़ा दें तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए, ए भी सही है, ए भी सही है। अगर हम इसको मास को बढ़ा दें तब भी वो कम हो जाएगा, अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को डिक्रीज कर दें तब भी ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हमको चूज करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या, ऐड द एडिशनल स्प्रिंग इन पैरेलल, ऐड द एडिशनल स्प्रिंग इन सीरीज। तो ठीक है, इन सबको हमको देखना ही नहीं है। तो यहां से क्या मिल रहा है, एम तो हम भाई हमारा सत्य हो सकता है, मतलब है भी सत्य, पर इसको हम देखेंगे किस बेस पे कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट ही होगा। क्यों होगा हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, ये रेजोनेंस होने से भी ये रोकता है, ठीक है, रेजोनेंस भी नहीं होने देता जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इसलिए हम जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ये होगा, ठीक। अगर हम इसको यहां से कम करते हैं, इस वैल्यू को, स्प्रिंग कांस्टेंट को, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी भी ये कम हो जाएगी, ठीक, ये कम हो जाएगी।
तो कौन सा होगा, डिक्रीज द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसको हम कम कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी कम हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा ही था, फॉर्मूला से ये करना था। द फिजिकल, नेक्स्ट देखिए, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वालिटी फैक्टर क्यू इन द डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो भाई जो क्यू होता है हमारी, ये डायमेंशनलेस, ये क्यू डायमेंशनलेस होता है, ये ठीक, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये जो होता है क्यू फैक्टर, ये ऑसिलेटर का मतलब कि क्यू, दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, और ये इंडिकेट द डिग्री ऑफ डैम्पिंग ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेटर, ठीक। तो बेसिकली यही होता है, इंडिकेट द डिग्री ऑफ डैम्पिंग, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एस द हैवियर ऑफ द टू पार्टिकल हैज स्मॉलर डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन बोथ देम। तो आपको चूज करना है कि ये कंडीशन है कि जो हमारा मास है वो हैवी है, टू पार्टिकल्स हैं, मास जो उनका है बहुत हैवी है, और जो उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो ये कंडीशन अल्टरनेटिव आपको चूज करना है। तो पहला क्या हो सकता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी या एच अपान पी होता है, यही होता है ना। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, मूव विद द सेम वेलोसिटी, क्या ये हो सकता है, हो सकता है। कैसे, देखिए, अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसको अगर हम कांस्टेंट कर दें तो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इससे कोई मतलब हम नहीं। तो यम तो है हमारा ना भी, तो अगर ये पार्टिकल कह रहे हैं हैवी है, हैवी है, इसका क्या मतलब है, ये बड़ा है, अगर ये ज्यादा है, सॉरी, हैवी मतलब ये बड़ा है, ये हैवी मतलब ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है, यहाँ पे कंडीशन इन्होंने पहले ही दे दिया है, ठीक। अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा, ठीक। तो डी लैम्डा, अब ये कांस्टेंट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग, और ये हमारा डी वेलोसिटी, ये कह दिए कि सेम है, इसका मतलब दोनों पार्टिकल के लिए भी कांस्टेंट है, तो इसको हम कर देंगे m, ठीक। ये रिलेशन यहाँ से मिल रहा है, ऐसे बनाइए इसको। तो अगर इसको बढ़ा क्या रहे हैं, यहाँ पे पहले ही कह दिए कि हैवियर, ठीक है, बहुत हैवी पार्टिकल्स हैं, तो अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये कम होगा, तो मतलब ये जो पहली कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये पहला हमारा सही हो जाएगा। फिर मूव विद द सेम मोमेंटम, क्या देखिए ये सही है ये बात। अब ये मोमेंटम देखिए, इसके बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया एच अपान पी, मोमेंटम सेम है। अगर हम मोमेंटम यहाँ सेम कर दें तो यहाँ से कुछ भी मिल रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो जो वेवलेंथ रहेगा, तो मतलब अगर हैवी पार्टिकल है और वेवलेंथ है, उस पर कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है। मोमेंटम अगर हम सेम करेंगे, ठीक है, तो वेवलेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, अगर वो जिस तरह से वेवलेंथ दिया गया उसी तरह से हो जाएगा फिर, तो मतलब ये कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक। देख लीजिए वेवलेंथ, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, अब इसको सेम कर दीजिए, मान लीजिए ये भी कांस्टेंट है, फिर इसमें कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है फिर, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब देख लीजिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ से v की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखेंगे, रखिए, देखिए ये हो जाएगा 2k बाई m इक्वल टू v, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको रख देंगे इसमें, d इक्वल टू h अपान m, तो पहले से ही है, v की जगह पे हम रख रहे हैं, क्या है 2k बाई m, ठीक। इसको अंदर लेके जाएंगे हम, क्या बन जाएगा ये h अपान, इसको अंदर लेके जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर होगा ये, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में, ये m का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2k ऑलरेडी है, अंदर m है, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या h अपान अंडर रूट, ये हो जाएगा 2m, ऐसे इसको सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, क्या कह रहे हैं, मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दो पार्टिकल है वो सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब भी तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है अगर ये मास इसका ज्यादा होगा, ये पहले ही कह रहे हैं मास ज्यादा होगा, यहाँ पे और ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई भी है, मास ज्यादा भी है, 2 से मल्टीप्लाई भी है, इसका मतलब वेवलेंथ कम ही होगा, ठीक है, इसका वेवलेंथ भी कम होगा, मतलब इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, फॉल थ्रू द सेम हाइट,
एक कोई पर्टिकुलर हाइट है वहां से इसको छोड़ा जा रहा है, ठीक है, सेम हाइट से। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि एक जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो जैसे कोई पार्टिकल है रुका हुआ है तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मान लीजिए उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जा करके है रोके हुए हैं हम भी, तो इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर इसको हम छोड़ दें नीचे तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया हमारा, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये फार्मूला फिर यहाँ से ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये फिर यम क्या होगा, यम फिर यहाँ से बड़ा हो जाएगा, यम में फिर रिलेशन मिलेगा, बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा हमारा वेवलेंथ, ठीक। अभी आप ये ध्यान देना है कि ये जो m की वैल्यू है ये पहले ही बता दी है यहाँ की हाई है, हैवियर मतलब बड़ा से, जो उसका मास है बहुत बड़ा है, जो पार्टिकल है हैवी मास है, तो हैवी मास है तो यहाँ से ये छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो अभी देखिए कौन सा हो रहा है, ए सी डी, ए सी ए सी डी, देखिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फिर। और आपको चीज ध्यान देना है बच्चा कि जो ये हमारा डी ब्रोगली होता है ना, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जो भी पहले आते थे CU सेट के नाम से एग्जाम होता था, या फिर पर्टिकुलर अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी अपनी एग्जाम कराती थी, DU JNU, तो जब ये तो हम लोगों ने दिया है अलग अलग नाम से है, तो वहां पे क्या ये डी ब्रोगली एक ऐसा है, जो भी हमने किया है, मतलब अलग अलग तरीके से सारी पॉसिबिलिटी जितनी होती थी, मतलब सब यहाँ से क्वेश्चन देते ही देते हैं, एकदम फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच कराना है सिर्फ आपको। इंटरफेरेंस दिया हुआ है, डबल डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, और क्या फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल का तो आपको सबको पता ही है, जोन प्लेट होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखिए जो आपको आता है, जो मान लीजिए आपको सारे नहीं आते होंगे, तो जो आपको आता है उससे आप मैच कराइए, मैच करिए। फिर उसके बाद डी का देखिए 1 किसमें है, डी का 1 सिर्फ एक ही में है, इसका मतलब सीधा सही, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, तो इसका यही मैच हो गया, ठीक। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। इंटरफेरेंस का क्या होता है, लियोड मिरर होता है, ठीक, ये होता है इसका। और क्या हो गया, बी का 4 सॉरी बी का 4 नहीं, डी का 1 किसमें है, ये रहा, ठीक है। ए का 4 सही तो है भाई, ठीक, ऑप्शन 2 ही होगा हमारा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द वेलोसिटी इन फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, वो π/2 हो जाता है, सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी। दैट मीन्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक, आपको बस याद रखना है। ये मोस्टली ओरल क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका π/2 मतलब 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीसाजिस, ठीक, ये होता है लीसाजूस या लीसाजिस जो भी बोले, तो लीसाजिस फिगर इज ट्रू, तो कौन सा सत्य होगा। देखिए क्या है, पहला हमारा क्या है, दे रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्टरी ऑफ सिंगल हार्मोनिक, बिल्कुल सत्य है, ठीक। दी शेप, दूसरा देखिए, दी शेप डिपेंड ओनली ऑन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वो किस पे करता है, फेज पे करता है, फेज के हिसाब से वो चेंज होता है, तो ये भी नहीं है हमारा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सर्कुलर लीसाजियस फिगर ऑकर व्हेन दी फ्रीक्वेंसीज आर इनकॉमंसुरेट, दैट मीन्स मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी हो वो अलग हो, ठीक है, तो ये ही हमारा सही होता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, वो भी सही है क्या, लीसाजियस फिगर आर नॉट अफेक्टेड बाय द फेज डिफरेंस, अभी तो हमने बताया ये इसी पे डिपेंड करता है ये, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3rd। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन द फेज velocity of an electromagnetic wave depend on the frequency in any medium, the phenomenon called, क्या है डिस्पर्सन, भाई डिस्पर्सन, सीधा स्टेटमेंट ही पूछा गया है इसमें, ठीक है। हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि अभी जो 25 to 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो ऐसे ही या तो कॉन्सेप्ट या तो फार्मूला से छोटा सा उससे कुछ रिलेशन बना के ही पूछा गया है यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये ही क्वेश्चन थोड़ा सा हमको अलग लगा, क्यों लगा,
क्योंकि स्पेसिफिक हीट को कोई याद तो रखता नहीं है। ये भाई एग्जाम है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो आप ना कर पाओ जानबूझ के, आपको आता रहेगा। फिर अगर इसे मान लीजिए स्पेसिफिक हीट के बारे में पर्टिकुलर कोई कुछ भी क्वेश्चन या फिर फॉर्मूला या फिर कोई छोटा सा कंसेप्ट होता तो आपको पता होता, लेकिन यहाँ पे क्या किए हैं, एल्यूमिनियम को ये डाल दिए हैं, कार्बन को डाल दिए हैं, तो आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीट को ही बताना होता है। अभी क्वेश्चन में क्या होता था यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चन होते थे स्पेसिफिक हीट को वहां पे लिख देते थे, भाई एक पर्टिकुलर मटेरियल या क्या कहते हैं ये सब्सटेंस है, इनका ये स्पेसिफिक हीट है, वो आपको बता दिया जाता था। पर यहाँ इस कंडीशन में डायरेक्ट पूछ लिया गया क्योंकि वो चाहते हैं ये क्वेश्चन आप ना कर पाओ, ठीक है। तो क्या होता है स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट ये होता है समथिंग 0.900, ठीक। ये सबसे ज्यादा इसी का एल्यूमिनियम का होता है, उसके बाद 0.7 समथिंग होता है इसका, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम होता है ये, फिर उससे कम होता है, फिर उससे कम होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो यही हमारा सही होगा, ठीक है। 0.9 समथिंग होता है, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की होती है, उसके बाद कार्बन की, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद लेड की, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब कभी कभी आप थोड़ा सा उसको याद करके भी चल सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा अब देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया, डिजाइन कर दिया आपके सामने ताकि आप ना कर पाओ। नेक्स्ट देखिए क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लीड्स टू न्यूटन्स कौन से लॉ से, वो कौन से लॉ से है बताइए? ये सबसे सस्ता क्वेश्चन है यहाँ का, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब कैसे है देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो इनके स्टेटमेंट हो गया। अब कैसे ये थर्ड लॉ है, अब देखिए, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, जब दो पार्टिकल्स या फिर दो बॉडीज कह सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स नहीं कहेंगे ये, ठीक है। जब दो बॉडीज आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं ना, ठीक, जब जो दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो चेंज इन मोमेंटम आता है उनका, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये हो गया, एक बॉडी ये, दोनों हाथ एक बॉडी हो गए, तो जो चेंज इन मोमेंटम इसका आता है ना, तो इस बॉडी का इसमें चेंज आया फर्स्ट बॉडी में, तो दूसरा वाला जो मोमेंटम होता है ना उसको मैनेज करता है वो, यही होता है ये लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो उनका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, पर उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, पर उनका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। अभी अब क्या बताया, तो वही जो मैनेज करता है, एक का जो मोमेंटम जितना चेंज आया तो दूसरा उसी हिसाब से उसको मैनेज करता है, ठीक। तो यही होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, इन साउंड वेव विच प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव? लाउडनेस अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो लाउडनेस बढ़ जाती है, ठीक है। लाउडनेस हमने बताया ना, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 मतलब आप काउंट करिए 26 से, तो एन इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड एक्स एक्सिस, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस। अब देख लीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, इसे बना लिए, इसका नेगेटिव बना लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई हो जाता है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस हो जाता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मतलब इस साइड को मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता है। और क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है वो वाई डायरेक्शन में है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें, वाई डायरेक्शन में है, ठीक। तो उसका पाथ हमको बताना है। जब ये इस तरह से आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में हो और इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है, क्या होता है, F इज इक्वल टू QE, ये फोर्स जनरेट होता है। और इस फोर्स की वजह से जानते हैं क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक्सेलरेट होता है वाई की तरफ, और साथ ही मतलब वाई की तरफ भी एक्सेलरेट होगा, और साथ साथ है वो एक्स डायरेक्शन में भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। तो देखिए कैसे होगा, अब देखिए ये मान लीजिए बढ़ा यहाँ से, ठीक, वाई की तरफ भी जा रहा है ना, पर ये ध्यान देखिए कि आप ये कि एक्स की तरफ भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, और वाई की तरफ भी आगे बढ़ रहा है।
तो ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। और किस वजह से? ये इस फोर्स की वजह से। तो दोनों दोनों तरफ जाता है वो, एक्स की डायरेक्शन में भी जा रहा है वो, और वाई की डायरेक्शन में वो हल्का से एक्सेलरेट होता है, क्योंकि हर बार अलग अलग है ना, एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पाथ बनता है इन दोनों की वजह से, इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या होता है ये? पैराबोला। पैराबोला तो ऐसे ही होता है ना, इधर से भी इधर से भी। तो भाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो इस तरफ बनाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या होता है? ये हमारा क्या हो गया? ये कोई मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये हमारा डाइपोल हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस डी होता है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये पॉइंट होता है, इनके बीच का कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री, ठीक। तो 180 डिग्री हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ बस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अभी आपको पार्ट ए में क्या मिला था? एकदम से न्यूमेरिकली टाइप के, बहुत से लेंथी थे ना। तो भाई अब से दोनों तरह के दिए जाएंगे तो आपको सिर्फ 90 मिनट मिल रहा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को भी डाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब दी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा है, ठीक, ओमेगा, ओमेगा, cyclotron frequency omega at which the particle of mass m and charge q would revolve in the absence of electric field E। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया है आपसे, तो क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। अगर आप सब फॉर्मूला याद रख रहे हो तो सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एकदम सरल सा, एकदम सस्ता क्वेश्चन है ये। गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर, ये तो आपको 9th क्लास में ही बताया गया होगा। क्या होता है? एनी क्लोज लूप के लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, ओनली ओपन सरफेस, ये तो बिल्कुल नहीं होता है, ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। अब इन दोनों में हो सकता है किसी को डाउट हो थोड़ा सा। ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, रेगुलर का मतलब जैसे हमने आपको क्लास में बताया होगा या फिर आपने क्लास में अपने पढ़ा होगा, तो एक हम जैसे अगर हम क्यूब लेते थे तो हम पर्टिकुलर मानते थे, एज्यूम करते थे कि एक क्यूब वैसे ही मतलब वो सिमेट्री हो, ठीक है, सिमेट्रिकल हो। तो एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब यहाँ पे, मान लीजिए किसी क्यूब के कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो हमको वहाँ पे क्या निकालना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो हम एकदम हर तरफ एक क्लोज लूप बनाते थे, एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब यहाँ पे, ताकि वो पूरा ढक जाए, क्लोज लूप के अंदर बनाते थे। तो उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो लगेगा कि ये होता है रेगुलर क्लोज सरफेस के लिए, पर ये होता क्या है? क्लोज सरफेस, एनी क्लोज, कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए होता है। कैसे? हम इसलिए रेगुलर शेप लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया हमारा क्यूब, ये क्यूब हो गया प्यारा सा हमारा, तो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे? हम इसको क्लोज लूप के अंदर करते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे। तो हम एक यहाँ पे क्यूब बनाएंगे, ऊपर क्यूब बनाएंगे, इसके पीछे क्यूब बनाएंगे, पूरा इसको ढक देंगे, एक अलग नया क्यूब बन जाएगा। मतलब हम कितना क्यूब रखेंगे इसमें? 1/8, मतलब कितना होना चाहिए? 1/8, मतलब 8 क्यूब बनाएंगे हम यहाँ पे, 8 क्यूब बनाएंगे तब जाके ये ढकेगा और फिर एक क्यूब जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसा बनाया गया, सिर्फ क्यूब ही लिया गया क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमको आसान करना है, ठीक है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ सिमेट्री ही ले सकते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर क्लोज सरफेस होना चाहिए, बस एक ही शर्त होती है इसकी कि सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हैं, बस कैलकुलेशन उसका बहुत हार्ड हो जाएगा। हम सिमेट्री इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो और हम अच्छे से जल्दी से कर पाए, ठीक। तो इसलिए ये ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस नहीं होता है, एनी क्लोज सरफेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, the ratio of charge q to potential v of a body is known as, क्या होता है? c इक्वल टू क्या होता है? q बाई v होता है ना। तो c क्या है हमारे यहाँ पे? कैपेसिटेंस। हो गया ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर ए पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू, क्या होता है? ए सिंगल वेव,
ए वेव पैकेट, ए लाइट वेव कैन नॉट बिहेव एज अ वेव। तो जो श्रोडिंगर के हिसाब से जो भी लाइट की वेव होती है वो होती है एक बंडल के रूप में चलती है। बंडल मतलब एक पैकेट के रूप में चलती है, ठीक। तो कौन सा हमारा होगा ये वेव, कैसे कैसे होती है, किस फॉर्म में होती है, होती है पैकेट के रूप में चलती है, या फिर उसको बोलते हैं बंडल के रूप में चलती है, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब इसको सिर्फ मैच कराना है आपको। 18 स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड डी ब्रोगली। तो सबसे पहले डी ब्रोगली को आप देख लीजिए, सबसे सिंपल होता है। डी ब्रोगली का फॉर्मूला आपको पता है, एच अपान एम बी या फिर एच अपान अंडर रूट। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी से निकाला था ना, वहां से रिलेशन वही है 2m के, मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो के वहां से हो गया। तो ये हमारा डी ब्रोगली मतलब डी का 1, डी का 1 देखिए, अब डी का 1 कहीं है, ये डी का 1, डी का 1, सॉरी ये रहा डी का 1, ठीक। अब डी का 1 देखिए कहीं पे है, डी का 1, डी 1, डी 1 अब देखिए 2 में है और आपको एक बार और करना होगा फिर, ठीक। अब देखिए, अब आ जाइए आप किस पे, वर्क फंक्शन पे आ जाइए। दूसरा देख लीजिए आप, वर्क फंक्शन क्या होता है। ये जब भी हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही डाला गया है यहाँ पे। वर्क फंक्शन क्या होता है हमारा, फाई इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू मतलब एक प्रकार की एनर्जी ही होती है ये। तो कहाँ से मिला ये, ई माइनस के मैक्स। तो वर्क फंक्शन हमारा क्या, बी का 3, B3 किस में है, B3 लास्ट में। तो लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जितनी भी हमारी आती है ये वर्क फंक्शन, उसे हम S से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक। तो वर्क फंक्शन ये हमारा वर्क फंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे में आपको बस वही करना है, हम हर बार कहते हैं कि जब भी जो आपको आता हो वहां से आप मैच कराइए, जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही मैच कराना स्टार्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे एडियाबैटिक दिया हुआ है, आइसोथर्मल दिया हुआ है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैच कराना है। एडियाबैटिक मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आइसोथर्मल पे आ जाइए, थर्मल। अब देखिए इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, आइसोथर्मल है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर से हो जाएगा। थर्मल मतलब टेम्परेचर, आपको यहाँ से रिलेट करना है, आइसोथर्मल। आइसोबैरिक, बेरिक बार मतलब प्रेशर, इसको ऐसे याद करना होगा आपको, तो आप अच्छे हमेशा याद रख पाएंगे इसको। आइसोबैरिक मतलब बार से याद करिए, प्रेशर बार होता है ना, तो यहाँ से याद। और आइसोकोरिक क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एडियाबैटिक में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग। अच्छा यहाँ पे है, नो हीट मतलब ना तो हीट बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी, ठीक। तो एडियाबैटिक में ये होता है। तो एडियाबैटिक ए का 4 देखिए किस में है, ए का 4 एक ही में है, ठीक है। अब पहले से अगर आपको एडियाबैटिक के बारे में पता हो तो आप सीधा ऑप्शन क्लिक कर सकते थे, ए का 4। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको रेजिस्टिविटी के बारे में ना पता तो आप कंडक्टिविटी के बारे में तो जानते ही होंगे, किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की। आप क्लास में पढ़े होंगे कि अगर सिल्वर से जो भी घर के जो भी खंभे वगैरह हो, इस सिल्वर के अगर बनाए जाए ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी वेस्ट जाती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी हानि होती है, लॉस होता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। 100% जितनी इलेक्ट्रिसिटी वहां से चल के आती है उतनी ही आपके पास पहुंचेगी, बीच में लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये सिल्वर का बनाया जाएगा तो आप लोग गायब कर देंगे इसको, बहुत लोग हैं गायब करने वाले। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, तो रेजिस्टिविटी इसकी सबसे कम होगी। किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम किसकी होती है, अब कम पे आ जाइए, सी का सबसे लास्ट में सी होना चाहिए, और सबसे लास्ट में सी अब 2 ऑप्शन में है, तब एक बार और जाइए। उसके बाद होता है कॉपर, हम कॉपर का ज्यादा यूज करते हैं ना, कॉपर ज्यादा यूज करते हैं हम। क्यों यूज करते हैं कॉपर ज्यादा, अभी आप सबसे पहले अगर वायर खरीदे जाएंगे, फैन खरीदे जाते हैं, फैन हो, प्रेस हो, पूछते हैं ना कि कौन सी बाइंडिंग है, कोई भी मोटर खरीदने जाते हैं कौन सी बाइंडिंग है, सबसे पहले लोग प्रेफर करते हैं, या फिर ये मिक्सी हो तो कॉपर वाइंडिंग सबसे पहले प्रेफर की जाती है, क्योंकि उसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना बहुत बढ़िया होती है,
वो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करता, वो जल्दी जलता नहीं है, इस वजह से हम कॉपर यूज करते हैं। तो दूसरे पे हमारा कौन सा है, बी का, दूसरे पे हमारा बी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए सही हो गया। उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम आता है, फिर हमारा टंगस्टन आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज द फॉलोइंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्यूरी टेम्परेचर। अब देख ली ऐसे क्वेश्चन को शायद तो ठीक है, अब एग्जाम में वो खुद चाहते हैं एग्जामिनर कि आप ना कर पाओ, तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर को कोई याद नहीं करता है। क्यूरी टेम्परेचर अगर यहाँ पे क्वेश्चन बने होते, जैसे अभी ये क्वेश्चन जस्ट और आया था, ठीक, तो ये कोबाल्ट होता है, इसकी जो क्यूरी टेम्परेचर इसका होता है कितना होता है, 1388 केल्विन होता है। ठीक, और इसका जो होता है 292 केल्विन होता है, और जो आयन होता है इसका कितना होता है 1043 होता है। ठीक, और जो निकेल होता है हमारा, इसका कितना होता है 647 समथिंग होता है। ठीक, केल्विन, सब केल्विन में है। और आपको किस में लिखना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए में लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है पहला हमारा, बी पहले रहेगा, पहले हमारा बी आ गया। ठीक है, दूसरा कौन सा हमारा है, उसके बाद हमारा डी हो गया, सॉरी डी हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, पहला हमारा बी आ गया, दूसरा हमारा डी हो गया। अब देखिए उससे छोटा कौन है, फिर ये है हमारा आयन, सी हो गया, फिर उसके बाद बच रहा है हमारा ए। अब देखिए मैच कराइए, बी डी सी ए, बी डी सी ए, बी डी सी ए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, जब भी क्वेश्चन में दिया जाए ना, तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है नहीं, आप याद करने की कोशिश करिए, उसकी जो भी स्पेसिफिक हीट हो, चाहे ये क्यूरी टेम्परेचर हो, थोड़ा सा हो सकता है एग्जाम में पूछ ही ले, क्योंकि ये कोई नहीं कर पाएगा। और आपने कर लिया तो आपका तो मार्क्स बढ़िया बन जाएगा फिर, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चा वो सब कर ले जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करोगे तभी आप बढ़िया कर पाओगे सबसे। 22 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस फॉर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ Cp अपॉन Cv क्या होता है, गामा, गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। ठीक, Cp अपॉन Cv, और गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, यही होता है। f क्या है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम निकालते कैसे हैं, f की वैल्यू अभी यहाँ देखिए, f का यहाँ से आता है, f इज इक्वल टू 3n - c, ये होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ n जो होता है हमारा, नंबर ऑफ क्या होता है ये, मतलब बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जैसे कि ये आर्गन एक सिंगल मॉलिक्यूल है ना, तो वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और हमारा सी क्या होता है कि कितने उसमें बॉन्ड है, कितने पेयर्स हैं। ठीक, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और आपको पता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हो सकता है पर्टिकुलर यही ना पूछे, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक क्वेश्चन जरूर आता है, फिक्स है इतना आना इसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब हम देखिए पहला क्या है हमारा, आर्गन। आर्गन क्या है, एक सिंगल पार्टिकल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक, सिंगल एटम है। ठीक, तो यहाँ पे हम एफ की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, एफ निकालेंगे तभी हम गामा निकाल पाएंगे, तभी हम बताएंगे Cp अपॉन Cv हमारा क्या होता है। तो F इज इक्वल टू 3, n क्या है, ये एक ही है सिर्फ सिंगल, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 लिखेंगे। अब इसमें भाई कोई बॉन्ड नहीं है, सिंगल ही है, इसमें कोई बॉन्ड तो लगा नहीं है, बॉन्ड मतलब इसे ये H हो गया H2, तो H2 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक, अभी इसको भी बताते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल गया है 3, F की वैल्यू 3 निकल गई। अब हम गामा निकालेंगे, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कट कर दीजिए, 1 पॉइंट, ये 1 बढ़ जाएगा, फिर 2 6 समथिंग आएगा, 1/6, 1.6 आएगा। ठीक, ये हमारा किसके लिए हो गया, इसके लिए, इन दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि पार्टिकल तो वही है। ये हो गया फॉर द आर्गन एंड नियॉन। ठीक, इन दोनों के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे, H2 के लिए,
फॉर H2, ठीक, पेन चेंज कर देता हूँ, फॉर H2, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अब 2 हो जाएंगे, H2 है, H एंड H, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2 हो जाएगा। और बॉन्ड कितने लगे हुए हैं इनके बीच में, अभी मैंने बताया ना, तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, H H ऐसे H, एक दोनों से ऐसे जुड़े हुए हैं H, तो एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6, ये 5 आ जाएगा। अब हम गामा की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 2/5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 7/5। अब इसकी वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, यहीं से 1 जाएगा और 1 2 1.4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से फॉर H2O इसके लिए निकालेंगे, फॉर H2O। अब यहाँ देख लीजिए इसका किस तरह से अरेंजमेंट है, ये एक O होगा, एक बॉन्ड यहाँ से S से जुड़ा होगा, एक इधर से S से जुड़ा होगा, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड आ गए, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 बॉन्ड्स आ गए। तो हम क्या करेंगे, F की वैल्यू इसके लिए F = क्या हो जाएगा, 3 हो गया। N की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब यहाँ क्या 1 2 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, तीनों आप कह सकते हैं, डिपेंड करता है जिस तरह से केस दिया जाएगा उस तरह से आप लिखेंगे उसको। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 है, और बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 × 2 7 आ जाएगा। F की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7, F की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो हम यहाँ से गामा निकालेंगे, तो क्या आएगा, गामा = 1 + 2/7। अब ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9/7। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, गामा = 1 बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2.3 समथिंग आएगा, ठीक है, 0.3 2 हाँ 0.3 या 0.2, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिर ये हमको गामा मिल गया ना, इसके लिए अब Cp/Cv या फिर गामा रखिए Cv/Cv, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, आपको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए में, ठीक। तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा इसी का आ रहा है, 1.2 समथिंग या 3 समथिंग, आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, तो सबसे छोटा इसी का आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसका जो वैल्यू आती है इसकी कम आ जाती है। उसके बाद ये इसमें 2 है, इसमें दोनों का तो बराबर है, तो इसको हम सबसे हमारा जो कम आएगा इसका आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो कौन सा ऑर्डर, DCBA, ऐसा कौन सा ऑर्डर मिल रहा है, DCA नहीं, ये नहीं, DCBA, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखिए, ये गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, उसके बाद सिर्फ सी को क्या कहते हैं, बॉन्ड्स कहते हैं, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC सर्किट इज इंक्रीज्ड, what happens to the induced reactance XL of a inductor। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, XL = ओमेगा L, ये होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/f/L। अब आपको यहाँ से क्या रिलेशन मिल रहा है, X और L के बीच में फ्रीक्वेंसी का सीधा रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज की जा रही है, तो इसको इंक्रीज किया जा रहा है। ये अब देखिए ये बढ़ रहा है ना, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये हमारा बढ़ जाएगा, ठीक। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे तो, मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ऑब्वियसली बात है, एक को बढ़ाएंगे तो अगला बढ़ जाएगा, अगले को घटाएंगे तो अगला घट जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया, कौन सा होगा यहाँ पे, इंक्रीज का, इसको इंक्रीज किया गया तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए रजिस्टर R, कैपेसिटर C एंड इंडक्टर L इन सीरीज में रखा गया है।
व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है बच्चा, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, पी एफ इज इक्वल टू कॉस फाई, कॉस फाई। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से? अगर हमको फाई की वैल्यू पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है फिर। तो जो हमारा फाई होता है, tan इनवर्स, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। ठीक, और आपको पता है कि एक्स एल क्या होता है हमारा, 1 एक्स एल है ना, तो ये होता है 2 पाई एफ एल होता है। और एक्स सी क्या होता है हमारा? एक्स सी क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी, ये हमारा एक्स सी होता है। आर तो हमारा रेजिस्टेंस ही है। ठीक, और क्या हो गया यहाँ से? तो हाँ, अभी यहाँ पे कंडीशन आती है, इफ यहाँ पे क्या हो, रेजोनेंस हो, रेजोनेंस हो, तब क्या हो जाता है, एक्स एल जो है हमारा इक्वल टू एक्स सी। यही कंडीशन आपको याद रखनी है। जब ये रेजोनेंस हो जाता है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से इस वैल्यू को देखिए, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स क्या हो रहा है, tan इनवर्स, अब ये दोनों बराबर कर दीजिए आप, एक्स एल, अब भाई एक्स एल है, दोनों बराबर है तो दोनों को एक ही जगह रख सकते हैं, एक्स एल इसको भी करते हैं, एक्स एल इसको भी कर देते हैं, डिवाइड बाई आर। तो ये क्या जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये टोटल वैल्यू जीरो हो गई। अब यहाँ से फाई निकालिए, क्या होगा, फाई निकालेंगे, जब फाई निकालिए तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे करना है आपको, tan 0। अब tan से tan यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ये 1/10 कर दीजिए, इसको tan से tan कैंसिल हो जाता है, ऐसे किया जाता है इसको। ठीक, तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आई हमारी, 0। फाई की वैल्यू क्या आई, 0, ये 0 है, 0। अब हमको ये हमारा पावर फैक्टर हमको पता है हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर P पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0। ये करेंगे हम cos 0, cos 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक, वैसे भी जब इस तरह से जब क्वेश्चन आता है, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 ही होता है, तो कहाँ से आया हमने वो निकाल के पूरा बता दिया आपको। ठीक, तो पावर फैक्टर आपको याद भी, आप याद भी रख सकते हैं, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन नहीं याद रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, ये भी देखिए तुम कहानी वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, कैसे आपको टाइम के अकॉर्डिंग उनको लिखना है। इसका मतलब ये है, हिस्ट्री में आप पीछे जाइए, जो भी 100-200 साल हैं, तो कौन कौन से ईयर में कौन कौन से लॉज आए थे, उसी हिसाब से आपको इसको लिखना है। तो देखिए, ये बर्नौलीज हो गए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स लॉ। अब लास्ट टाइम आते हैं कैपलर्स लॉ। सबसे पहले जो आया हुआ था ना, तो कैपलर्स लॉ, ये समथिंग आया हुआ था। और हाँ, जो साइंटिस्ट का नाम था वो कैपलर ही करके था, समथिंग जॉन्स करके कैपलर था, जॉन कैपलर। ठीक है, उन्हीं के वही लाए थे, उन्हीं के नाम से ये कैपलर्स लॉ रख दिया गया। तो ये आया था 1600, मतलब 1609 में आया था। ये 1609 में सिर्फ 2 लॉज आए थे इसके, उसके बाद 10 साल बाद आए थे फिर इससे सिर्फ 2 लॉज, मतलब फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ही आए थे इस ईयर में। उसके बाद 1619 में लास्ट वाला आया था। कौन सा हमारा लास्ट लॉ है, t² a³। पार्ट ए में इसके ऊपर क्वेश्चन भी हुआ है। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहले आया था कौन सा, केपलर्स लॉ। उसके बाद आए न्यूटन सर, हमारी न्यूटन सर, सेव वाले न्यूटन सर। ठीक है, तो न्यूटन सर क्या किए, ये 1687, 1687। ठीक,
एक इनकी बुक आती है मैथमेटिका करके समथिंग, तो उन्होंने ये बुक को पब्लिश किया, जो भी न्यूटन्स लॉ के बारे में था। तो किस ईयर में हुआ ये? 1609 था, ये 1609, ये 1687 में आया। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो भी उनके लॉ के मोशन थे। और उसके बाद क्या आया फिर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आया 1800 समथिंग में। ठीक, 1800 समथिंग में आया, एग्जैक्टली डेट हमको भी याद नहीं है ये। और बर्नौलीज थ्योरम ये 17 में आया था, 17। तो ये सीक्वेंस जो होता है इसका, सबसे पहले कौन सा आया? केपलर्स लॉ, उसके बाद न्यूटन्स लॉ, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ आया, उसके बाद फिर क्या? बर्नौलीज थ्योरम आई। ये हमारा कौन सा हो गया? सीक्वेंस हो गया, पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। अब तो आप कहेंगे सर ये तो 1800 समथिंग में था, ये तो 1700 में ही था, तो ये पहले तो इसको आना चाहिए फिर इसको आना चाहिए। नहीं, 1800 समथिंग में ये क्या हुआ था ना कि इसको मैथमेटिकली इसको लिख दिया गया था, पर ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत पहले ही आया था। कॉन्सेप्ट इससे पहले आया था, ये मतलब इसके जस्ट बाद ही आया था, पर ये इससे पहले ही कॉन्सेप्ट आया था। जो मैथमेटिकली इसको लिखा गया, पब्लिश किया गया, वो 1800 समथिंग में किया गया था, इसलिए सीक्वेंस में ये पहले आता है। ठीक, तो पहला कौन सा हमारा आया था? केपलर्स लॉ आया था, उसके बाद न्यूटन्स लॉ आया, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आई थी, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम आया था। तो कौन सा हो जाएगा? DCBA। देखिए कौन सा है? DCBA, 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 ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। अभी आपको यहाँ से क्या देखने को मिला कि जो 250 क्वेश्चन जितने भी हैं आपको कैसे मिले? एकदम से फॉर्मूला बेस्ड था एकदम से, या फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट, एंगल पूछ लिया आपसे, कुछ भी पूछ लिया, इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके बच रहे हैं कौन से? पार्ट सी के 25 क्वेश्चन और। अब उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए का क्वेश्चन कैसा था आपका? बहुत ही लेंथी था, इसलिए आपको इस वाले में 25 क्वेश्चन आपको एकदम सरल सरल दे दिए आपको। ठीक, तो ये हमारा 25 क्वेश्चन कराऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे है पार्ट सी, इसका 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सारा क्लास ये। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्रिस्टीन क्लासेस पे जा करके आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।